ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव की धमकी अब आई है। तो ईरान भी देखिए अब धमकी वाला चल रहा है इस वक्त। ईरान जला है, हम उन्हें भी जलाएंगे, लारिजानी ने कहा है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि अब लारिजानी ऑन बिहाफ ऑफ खामेनेई एक तरह से आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के बाद अब सीधी धमकी अमेरिका को देख रहे हैं कि ईरान को तोड़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव की ये धमकी है और लारिजानी का ये सीधा कहना है कि हम ईरान जला है, हम उन्हें भी जलाएंगे। पर अंजना, मुझे लगता है जनरल मिस्टर हमारे साथ हैं सर, अगर एस्केलेशन मैट्रिक्स पर देखा जाए तो इसमें ईरान किस हद तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है अगर मिलिटरीली देखा जाए, और अमेरिका के सामने भी क्या ऑप्शन है, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड वॉर कितने दिनों तक अमेरिका सस्टेन करना चाहेगा? और बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया, एस्केलेशन मैट्रिक्स। पहली बात मैं ईरान की एनालिसिस करता हूं। नंबर एक, ईरान की क्या स्टेइंग पावर कितनी है और उसकी आज की ताकत क्या है। बेसिकली उसकी ताकत है उसका ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा उसकी कोई ताकत नहीं है। जिस दिन ये ताकत खत्म हुई तो आईआरजीसी भी खत्म। ओके, तो अगर ये इसकी स्ट्रेंथ है तो अमेरिकन स्ट्रेंथ क्या है? अमेरिका की स्ट्रेंथ ऊपर से मैं लेता हूं, सबसे बड़ी तो सैटेलाइट है, रियल टाइम इमेजरी मिल रही है उनको। नंबर दो, आपकी ये नेवल डिप्लॉयमेंट जो है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स डिप्लॉयड हैं, उसकी ताकत है, इनके बेसिस है, और पूरी इनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो तो अभी यूटिलाइज ही नहीं हुए हैं। आपने देखा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में कैसे हुए थे। तो स्टेइंग पावर मेरे को लगता है अगर वे किया जाए, अमेरिका की काफी लंबी स्टेइंग पावर है। ईरान की डिपेंडेंट होता है उसके मिसाइल्स कब तक चले, क्या वो मिसाइल प्रोडक्शन अभी कर सकता है, क्वेश्चन मार्क है। नंबर 2, अमेरिका का भी स्टेटेड है, बहुत क्लियर है, इनकी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना। उसका मतलब ये है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप देखिए, आपने कई विजुअल्स दिखाए हैं, इनकी टनल नेटवर्क बहुत अच्छी है, मिसाइल की फैक्ट्रीज अंदर है, मिसाइल लॉन्चर्स अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पहाड़ों से एग्जिट तो करना ही है। वो जो साइलोस हैं उनको आपकी सब रिकॉर्डिंग की जा रही है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सैटेलाइट द्वारा, कम्युनिकेशन इनकी इफेक्टिव है, वो अमेरिकन कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है। तो ये देखते हुए इसकी टारगेटिंग की जाएगी। अभी ये शायद फेज देख रहे हैं कि इनको लोकेट किया जाए, और बाद में इनके जो मोबाइल स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स हैं ईरान के, उनको भी ट्रैक किया जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अभी प्रायोरिटी रहेगी इसको टारगेट करना। और अगर वो डिग्रेड हो जाए, उनके अगर मिसाइल्स वहां से लॉन्च ही नहीं हो पाए, अंदर टनल में उनकी बंद कर दी गई जी, तो शायद स्टेइंग पावर कम रहेगी। लेकिन पिछली बार भी अगर आपको याद हो, बंकर बस्टर बॉम्ब से हमने इस्फहान और फोर्दो दोनों जगह न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑब्लिटरेट कर दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया था। लेकिन क्या हुआ, वो क्योंकि स्थिति तो यही है, फिर हमला क्यों करना पड़ा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अभी भी एक वॉलेटाइल सिचुएशन जिसको कह सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में बना हुआ है। लेकिन अब मैं चर्चा इस बात पर लाना चाहती हूँ, आपके साथ शुरू कर रही हूँ प्रणय, छोटा फिर सुमित और आप पर रिएक्शन दीजिएगा, कि पूरे विश्व में एक जो आजकल नैरेटिव वॉर सोशल मीडिया के जरिए चलता है, उसमें लेफ्ट लिबरल्स खुलकर इस बात पर सोशल मीडिया पर मातम ही नहीं मना रहे हैं खामेनेई की मौत का, वो एक पूरा नैरेटिव चला रहे हैं। और उस नैरेटिव में धर्म के इर्द गिर्द जानबूझकर उकसावे वाली लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खतरनाक फॉलआउट्स हो सकते हैं, क्योंकि मतलब उसके बाद कई लोगों का जो एक कहते हैं ना कट्टरवाद का इंजेक्शन, उनको धीरे धीरे ऐसी ही प्रोपेगेंडा से लगता है। निश्चित रूप से ये भयावह है। सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर खासतौर पर आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है वो जो है नैरेटिव वॉर के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। और आप एक पटकथा लिखते हैं, एक कथानक बनाते हैं कि इस किसी भी घटना को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। आप खामेनेई को किस तरीके से देखेंगे? इसके 2 नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव ये है जो डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं, दूसरा नैरेटिव ये है जिसके अंदर आंसू बहाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से अमेरिका ने ज्यादती की। और ये दोनों नैरेटिव जो हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं एक ही स्पेस के अंदर, जहां लोगों को प्रभावित किया जा सके, जताया जा सके, बताया जा सके। लेकिन इस नैरेटिव के बीच में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जो इन चीजों को फिल्टर आउट नहीं करते हैं, इस पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, उनमें से कई लोगों के भावनाओं में बहकर सड़क पर उतरने से लेकर हिंसक हो जाने तक की आशंका होती है। और सुमित, इसी पर जल्दी से खामेनेई की मौत पर भारत में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और ये मैस्टर सर भी और पढ़ने दोनों बात कर रहे थे, और ये बात देखी भी मैंने वहां पर कुंभ के इलाकों के अंदर। आप मानिएगा कि करगिल के इलाकों से, जम्मू के कई इलाकों से, यहां तक कि लखनऊ से
भारी संख्या में, यानी लोग लगातार अपने पूरे पूरे परिवार के साथ वहां पर आते हैं। एक बार तो मैंने करगिल के लोगों से पूछा भी कि आखिरकार, बोले जब बर्फ पड़ जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि ईरान ही आ जाए 1 महीने 2 महीने के लिए, और हमारे रिश्तेदार वहां पे रहते हैं 2-2 महीने के लिए। भारी तादाद में बिल्कुल, और वो वहां पर इसलिए भी क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए भी। मैं आपको बताऊं अंजना, मेरी एक वहां के बड़े एक लीडर की जो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, एक तरीके का, आप वो कह रहे थे कि फ्यूचर जनरेशन हो सकते हैं वो ईरान के, उन्होंने बताया कि वो अपनी कॉर्पोरेट की जॉब छोड़कर वहां पर पढ़ाई करने के लिए आए। मुझे लगता है इमामबाड़े के सामने लखनऊ की तस्वीरें हैं ये। बिल्कुल, और ऐसी तस्वीरें आप देखिएगा कि शिया समुदाय यहाँ भी काफी है। बिल्कुल, और आप देखिएगा कि बिल्कुल कश्मीर में आप कह सकते हैं कि आप करगिल के इलाकों की बात कर सकते हैं, आप लखनऊ, ऐसी तस्वीरें हम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। आपको 2011-12 की वो तस्वीरें भी शायद याद होगी, जब दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर भी करबला के को लेकर जो है भयानक प्रदर्शन हुए थे, जंतर मंतर पे बड़े प्रदर्शन हुए थे, और इन प्रदर्शनों के पीछे वो एक जो धार्मिक सॉलिडारिटी है वो तो होती ही है, और साथ ही सरकारों के ऊपर भी इस चीज का दबाव होता है। इसलिए अगर आप देखें तो इसको बहुत सेंसिटिवली डील करने की जरूरत हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी आबादी है, लोगों की भावनाएं उन चीजों से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आप देखें कि भारत बहुत बैलेंस करके इसके अंदर चल रहा है। हम किसी पक्ष के साथ में नहीं, किसी खेमे पे नहीं खड़े हुए हैं, किसी खेमे में नहीं है। कुछ लोग नैरेटिव जरूर फैलाने की कोशिश करते हैं इसको लेकर, लेकिन भारत को यह तय करना है कि भारत का इंटरेस्ट क्या है। और यहीं पर कई लोग तो ये भी मान रहे हैं, जैसा कि जनरल मिस्टर आप कह रहे थे, कि अगर जो चाइनीज इंटरफेरेंस था, चाहे वो ईरान में हो तेल के व्यापार को लेकर, वेनेजुएला में हो तेल के व्यापार को लेकर, अगर वो किसी भी तरीके से, ट्रंप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर वो वर्चस्व चीन का वहां पर दखल अंदाजी कम होती है तो भारत उस नजरिए से तो फायदे में रहेगा। बिल्कुल, मैं पहले भी बोला था भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। कारण यह है कि देखिए हमारा मिडिल ईस्ट में सबसे पहले क्या क्या इंटरेस्ट है। आईमेक कॉरिडोर तो है, हमारी जो वहाँ 90 लाख लोग हैं मिडिल ईस्ट में, वो हमारे हित में है, वो वहाँ से हमारे को मतलब रेमिटेंस आते हैं। दूसरा जो छाबर कॉरिडोर है, जो छाबर पोर्ट है और उसके नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी है, वो मेरे ख्याल हमारे एडवांटेज में रहेगी जब स्थिरता आ जाएगी। दूसरा हमारा इंटरेस्ट क्या है, देखिए आज चाइना को हम नहीं चाहते हैं कि वो हर पूरे इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बचाए।